तो आज हम लोग बात करने वाले हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी के बारे में। क्या होता है फंक्शनल डिपेंडेंसी? किसी भी दो सेट ऑफ एट्रीब्यूट के बीच के रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के प्रोसेस को हम लोग फंक्शनल डिपेंडेंसी कहते हैं। यानी कि फंक्शन मतलब कोई सेट ऑफ एट्रीब्यूट है, मान लो कि जैसे कि मान लो कि हमारे पास एक रिलेशन है जिसमें फॉर एग्जांपल इतने एट्रीब्यूट्स हैं हमारे पास ए बी सी डी, और अगर हम लोग को किसी दो सेट के बीच में रिलेशन अगर दिखाना है, फॉर एग्जांपल ए बी इम्प्लाइज सी, तो इस रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग फंक्शनल डिपेंडेंसी को यूज़ करते हैं, और इसका साइन हम लोग यूज़ करते हैं इम्प्लाइज का। सेट रिलेशन में ये चीज़ यूज़ होता है, जो कि ये नीचे एक टेबल देख रहे होगे। यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं जिसमें ट्रू का वैल्यू ट्रू होता है। अगर p की वैल्यू ट्रू है और q की वैल्यू फॉल्स है तो फॉल्स होता है, अगर फॉल्स और ट्रू है तो ट्रू होता है, और अगर दोनों फॉल्स है तो ट्रू होता है। और इसका हम लोग रिप्रेजेंटेशन हम लोग x एरो y करते हैं, और ये जो y होता है इसको हम लोग इम्प्लाइज बोलते हैं। और इसमें जो x होता है वो डिटर्मिनेंट होता है, और y जो होता है डिपेंडेंट होता है, क्योंकि जो y होता है वो x पे डिपेंडेंट रहता है, क्योंकि x उसको शो करता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। अगर किसी भी रिलेशन में अगर x y अगर रिप्रेजेंट करता है तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि अगर मान लो अगर x अगर सेम है दो टपल्स में, अगर x की वैल्यू अगर सेम है तो हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि y की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। यानी कि अगर एक कॉलम में अगर x की वैल्यू सेम है तो y की वैल्यू भी ये ज़रूरी है कि वो भी सेम होना चाहिए। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अगर x की वैल्यू सेम नहीं है दो टपल में तो ये ज़रूरी नहीं है कि y की वैल्यू सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर दो x की वैल्यू सेम नहीं है तो अगर y की वैल्यू सेम है तो ये ज़रूरी नहीं है कि x की वैल्यू भी सेम रहेगा कि नहीं रहेगा। लेकिन नेसेसरी कंडीशन यही रहेगा कि इफ़ अगर दो सेम x की वैल्यू है तो उसके y की वैल्यू भी सेम होना ज़रूरी है। और लास्ट लाइन में यही चीज़ एक्सप्लेन किया गया, इफ़ देयर एग्जिस्ट टू टपल्स इन विच x वैल्यूज आर सेम बट y वैल्यूज आर डिफरेंट देन x y डज नॉट होल्ड ट्रू रिलेशन। यानी अगर दो x का रिलेशन अगर सेम है और अगर y का उन दोनों के y का रिलेशन अगर सेम नहीं है तो ट्रू रिलेशन होल्ड नहीं करेगा। अगर दो x का वैल्यू रिलेशन सेम है तो y का वैल्यू सेम होना ज़रूरी है। अब हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये एक एग्जांपल टेबल है, और हम लोग को ये सब FD यानी फंक्शनल डिपेंडेंसी, जिसको हम शॉर्ट में FD भी बोलते हैं, उनका ट्रू रिलेशन को अगर हम लोग को देखना है तो A और B का अगर हम लोग देखेंगे तो A1 की वैल्यू B1 है, A1 की वैल्यू B2 है। अब इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर किसी दो रिलेशन का अगर सेम है तो उसके y का वैल्यू भी सेम होना ज़रूरी है। तो यहाँ हम लोग को दिख रहा है कि एक a और b की वैल्यू ट्रू वैल्यू होल्ड नहीं कर रहा, तो ये ट्रू वैल्यू होल्ड नहीं करता है। अब a और c को बोल रहे हैं, a1 का वैल्यू c1 है, a1 का वैल्यू c1 है। हाँ, यहाँ दो रिलेशन का वैल्यू का y का रिलेशन भी सेम दिख रहा है। a2 का वैल्यू c2 है, a2 का वैल्यू c2 है, a3 का वैल्यू c2 है। ये जो वैल्यू है ये ट्रू है। क्यों? क्योंकि a2 का वैल्यू c2 है, a1 का वैल्यू c1 है, a3 का वैल्यू c2 है। लेकिन अभी ये एक इंस्टेंस है, यानी एक स्क्रीनशॉट है, और इसके आगे हो सकता है कि शायद a3 का वैल्यू और हो सकता है, लेकिन अभी इस टेबल में है नहीं। और जब तक a3 का वैल्यू में कुछ और वैल्यू नहीं हो सकता तो हम लोग कुछ नहीं बोल सकते कि a3 का वैल्यू और कुछ हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है। तो अभी मान के हम लोग चल रहे हैं कि हाँ a3 का वैल्यू c2 है, a2 का वैल्यू c2 है और a1 का वैल्यू c1 है, तो ये वैल्यू ट्रू होल्ड करता है। अब c और a का रिलेशन हम लोग देखते हैं। c1 का वैल्यू a1 है, c1 का वैल्यू a1 है, c2 का वैल्यू a2 है, c2 का वैल्यू a2 है, लेकिन c2 का वैल्यू a3 है।
तो यहाँ पे होल्ड वैल्यू नहीं, ट्रू वैल्यू होल्ड नहीं करेगा, क्योंकि जब C2 का वैल्यू A2 है तो यहाँ का C2 का वैल्यू भी A2 ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ A3 है, तो ये ट्रू वैल्यू होल्ड नहीं करेगा। अब A और D का देखते हैं। A1 का वैल्यू D1 है, A1 का वैल्यू D2 है, A2 का वैल्यू D2 है, A2 का वैल्यू D3 है, तो ये ट्रू वैल्यू होल्ड नहीं कर रहा है, क्योंकि A1 का वैल्यू D1 है तो A1 का वैल्यू D2 है, यहाँ पे चेंज हो गया। अब D और B का देखते हैं, D और B का। D1 का वैल्यू B1 है, D2 का वैल्यू B2 है, D2 का वैल्यू B2 है, D3 का वैल्यू B2 है और D4 का वैल्यू D3 है। ये ट्रू वैल्यू होल्ड करते हैं, क्योंकि दो D2 का जो वैल्यू है वो B2 है, सेम। बाकी इसका और ज़्यादा डेटा है नहीं, तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि हाँ दो, अगर यहाँ पे दो D1 होते और अगर B1 होता तो हम लोग मानते कि हाँ ये इसका रिलेशन है। तो इस हिसाब से हम लोग जज कर सकते हैं कि ये ट्रू रिलेशन होल्ड करता है। अब AB का देखते हैं, AB इम्प्लाइज C, तो AB में A1 B1 की वैल्यू C1, ठीक है, ये दोनों वैल्यू कर रहे हैं C1, ठीक है। फिर A1 B2 C1, ठीक है। फिर A2 B2 C2, ये भी ठीक है। अब A2 B2 और C2, यहाँ पे A2 B2 C2, यहाँ पे ट्रू वैल्यू रिलेशन होल्ड कर रहा है। A3 B3 C3, हाँ इसका सिर्फ एक ही डेटा है हमारे पास, और इसका भी, क्योंकि ये दोनों यूनिक वैल्यू है। A1 B1 ये अलग वैल्यू है, A1 B2 ये अलग वैल्यू है, तो हम लोग इस हिसाब से जज करेंगे। A2 B2 C2 इसके हिसाब से जज करेंगे कि दो वैल्यू का रिलेशन होल्ड कर रहा है, तो ये ट्रू रिलेशन है। अब ऐसे ही हम लोग CD और A को भी देखते हैं। CD C1 D1 A1, C1 D2 A1, C2 D2 A2, C2 D3, हाँ यहाँ पे सारे के वैल्यू यूनिक है, यहाँ पे लगभग सारे के अलग अलग यूनिक वैल्यू है। अगर यहाँ पे D2 C1 है तो यहाँ D2 C2 है, तो ये लगभग ट्रू वैल्यू रिलेशन होल्ड कर रहा है। अब अगर E1 और A को अगर हम लोग देखेंगे तो जो इसमें इस टेबल में जो E है ये यूनिक वैल्यू को होल्ड करता है, क्योंकि देखो इसमें सारे का वैल्यू अलग अलग है, एक भी इसमें रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये कह सकते हैं कि हमारा यूनिकली डिफाइंड रो है, ये हमारा रो नहीं कॉलम है, सॉरी कॉलम है ये। तो अगर हम लोग देखेंगे E1 A1 को डिनोट कर रहा है, E2 A1 को डिनोट कर रहा है, E3 A2 को कर रहा है, तो ये तो डेफिनेटली है कि ये ट्रू वैल्यू को होल्ड कर रहा है। और आगे लिखा भी है कि इफ एक्स वाई ऑलवेज होल्ड ट्रू वैल्यू इफ एक्स इज अ की इन अ रिलेशन, और यहाँ पे E की जो वैल्यू है ये यूनिक की है। ये FD प्लेज अ की रोल इन अ डिज़ाइन ऑफ गुड डेटाबेस डिज़ाइन, हाँ ये गुड डेटाबेस डिज़ाइन में काम आता है, इवन ये नॉर्मलाइजेशन में भी काम आता है। ये FD is a type of constraint that is generalized of notion of key, हाँ ये आगे और बात आएगा। हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शनैलिटी डिपेंडेंसी। इसके मोस्टली दो टाइप के होते हैं, लेकिन तीन टाइप का है, तीसरा टाइप को उतना हम लोग देखते नहीं है, मेनली दो टाइप की ही बात ज़्यादा करते हैं। तो ये ट्रिवियल FD होता है, यानी FD यानी फंक्शनल डिपेंडेंसी, जिसमें x और y दो एट्रीब्यूट सेट होते हैं, और इसमें x जो रहता है वो सुपर सेट होता है y का। मतलब जो ट्रिवियल FD होता है इसमें दो एट्रीब्यूट होते हैं, जिसमें x जो रहता है सुपर सेट होता है। अब ये जो सुपर सेट है, ये सुपर सेट आया है सेट रिलेशन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से। सुपर सेट वो होता है कि अगर हम लोग अगर ये बोल रहे हैं कि x इज अ सुपर सेट ऑफ y, तो इसका मतलब ये होता है कि y के सेट में जो भी डेटा है वो x में भी है, लेकिन x में उससे भी अलावा और भी डेटा है। मतलब इसमें y का तो डेटा रहेगा ही रहेगा, लेकिन ऐसा और भी एक्स्ट्रा डेटा है। तो इसी कारण इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं x इज सुपर सेट ऑफ y।
एवरी ट्रिवियल एफडी पॉसिबल विद द एट्रीब्यूट ऑफ द रिलेशन विल ऑलवेज होल्ड ट्रू रिलेशन। कोई भी ट्रिवियल एफडी रहता है जो पॉसिबल एट्रीब्यूट्स होते हैं वो हमेशा ट्रू वैल्यू को होल्ड करके रखते हैं। अब हम लोग अगर नीचे एग्जांपल देखें, मतलब ये टेबल है स्टूडेंट जिसमें स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और ब्रांच है। और अगर हम लोग ट्रिवियल देखेंगे तो एस आई डी और एस नेम है और एस नेम है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे मैं वही चीज़ एक्सप्लेन किया कि एक्स इज अ सुपर सेट ऑफ वाई। तो जो लेफ्ट हैंड साइड रहेगा ये एल एच एस है हमारा, जो लेफ्ट हैंड साइड है उसके पास एक्स्ट्रा डेटा रहेगा एज कंपेरिजन टू लेफ्ट राइट हैंड साइड। यहाँ पे एस नेम ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ भी एस नेम है, ये राइट हैंड साइड है। अब नॉन ट्रिवियल एफडी क्या होता है, एक्स और वाई दो नॉन एम्प्टी सेट ऑफ एट्रीब्यूट, मतलब खाली नहीं रहेंगे, लेकिन उनके जो यूनियन होगा, जो उन दोनों का इंटरसेक्शन होगा वो एम्प्टी रहेगा, यानी उन दोनों के बीच में कोई ऐसा कॉमन एट्रीब्यूट नहीं रहेगा। इन दोनों का अगर हम लोग कॉमन निकालेंगे तो वो नल आएगा, नल वैल्यू या फिर हाँ नल वैल्यू आएगा। जैसे हम लोग यहाँ एग्जांपल देख सकते हैं, एस आई डी एस नेम, इसी टेबल को हम लोग ले रहे हैं, एस आई डी और एस नेम। अगर इन दोनों को कॉमन निकालेंगे कुछ नहीं आएगा। एस नेम और ब्रांच, इन दोनों को कॉमन निकालेंगे कुछ वैल्यू नहीं आने वाला। एस आई डी ब्रांच एस नेम, अगर इन दोनों को कॉमन निकालेंगे कुछ नहीं आने वाला। अब ये सेमी नॉन ट्रिवियल जो रहता है ये उतना ज़्यादा इसको हम लोग देखते नहीं है, क्योंकि ये बाद में आगे चल के ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन तब भी हम लोग देख लेते हैं कि एक्स और वाई अगर दो नॉन एम्प्टी एट्रीब्यूट्स हैं और इन दोनों का रिलेशन रखकर रहता है तो वो तभी सेमी नॉन ट्रिवियल एफडी होगा जब एक्स इज अ सुपर सेट ऑफ वाई और एक्स इंटरसेक्शन ऑफ वाई इज नॉट इक्वल टू नल वैल्यू। नल वैल्यू से वो डिनोट नहीं होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन नॉन ट्रिवियल में क्या था कि अगर x इंटरसेक्शन y था, अगर दोनों का बीच में कोई कॉमन नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या है कि x के पास ज़्यादा डेटा होना चाहिए एज कंपेरिजन टू y का, और इन दोनों के बीच में कोई ना कोई एक कॉमन एट्रीब्यूट होना चाहिए। फिर से हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है, यहाँ पे स्टूडेंट नेम और ब्रांच है। इन दोनों के बीच में स्टूडेंट नेम का कॉमन है, जो कि इस चीज़ को वो जस्टिफाई कर रहा है, और एक्स के पास ज़्यादा डेटा है एज कंपेरिजन टू वाई का। लेकिन हम लोग उसको उतना नहीं करते क्योंकि बाद में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि एफ डी दिया हुआ है हमारे पास एक्स वाई, और यूजफुल एफडी बोल रहे हैं जिसमें ओनली इफ बोथ एक्स एंड वाई आर नॉन एम्प्टी सेट, और इन दोनों के बीच में कॉमन एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब समझ जाओ कि ये नॉन ट्रिवियल एफडी की बात हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बोल रहे हैं हाउ मेनी यूजफुल एफडीज आर पॉसिबल इन रिलेशन 4 एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में हम लोग को क्या बोल रहे हैं कि हम लोग को 4 एट्रीब्यूट्स दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे एक रिलेशन बना देते हैं ए बी सी और डी। अब ये जो हमारा एफ डी है, हमारा जो एफ डी बन रहा है वो बन रहा है नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट बनेगा यानी नॉन ट्रिवियल बनेगा। नॉन ट्रिवियल बनेगा तो हो सकता है कि ए बी सी डी हो सकता है, ए बी हो सकता है, ए सी हो सकता है, ऐसा करके ऐसा रिलेशन बनेगा। अब एक एक को अगर एग्ज़ाम में बैठ के अगर बनाते रहोगे तो वो टाइम तो कंज्यूमिंग होगा ही, वो होना ही है टाइम कंज्यूमिंग। तो इसका एक फॉर्मूला होता है जो कि आगे दिया हुआ है, ये है फॉर्मूला 3n माइनस 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 1। ये एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला में n की जो वैल्यू होता है, n यानी नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं, और उस बेसिस पे हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमारे पास 4 एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं, 3 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 4 प्लस 1 और 4 माइनस 1, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, प्लस 1। तो ये होगा, इसका आंसर आएगा 50। यानी कि 4 एट्रीब्यूट्स में 50 ऐसे रिलेशंस बनेंगे जो कि नॉन एम्प्टी सेट्स रहेंगे और वो नॉन ट्रिवियल रहेंगे। मतलब नॉन एम्प्टी सेट तो हैं लेकिन वो नॉन ट्रिवियल रहेंगे। 50 नॉन ट्रिवियल रिलेशंस बनेंगे 4 एट्रीब्यूट में।
कभी कभी ऐसा क्वेश्चन घुमा के भी दिया जाता है, जैसे कि हम लोग को यहाँ ये दिए हैं तो हम लोग प्रॉपर्टी से ये डिफाइन कर पाएँ कि ये नॉन ट्रिवियल एट्रीब्यूट है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी रहता है, जैसे कि ये यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग को रिलेशन दे दिए हैं, रिलेशन स्कीमा है, हाउ मेनी नॉन ट्रिवियल एफ डी कैन बी डिफाइंड इन रिलेशन, कितने सारे एफ डी को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। सेम यही चीज़ है, 1 2 3 4 5, 5 है, n की वैल्यू 5 डालो, 3 की पावर n प्लस -2 5 - 1 + 1, इसका वैल्यू निकालोगे तो इसका आंसर निकल जाएगा। इसको तुम लोग कैलकुलेट करके देखो और कमेंट सेक्शन में बताओ कि कितना रिलेशन आता है। 5 एट्रीब्यूट में कितने नॉन ट्रिवियल एफडी बन सकते हैं, वो तुम लोग कैलकुलेट करके बताओ। हम लोग प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ एफडी क्या होता है। तो वो होता है रिफ्लेक्सिव होता है। रिफ्लेक्सिव इसलिए क्योंकि x जो है वो सुपरसेट ऑफ y होता है। ऑगमेंटेशन होता है। ऑगमेंटेशन का मतलब ये है कि अगर x और y एग्जिस्ट करता है रिलेशन में, और अगर हम लोग दोनों तरफ में कोई और एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट को डाल देंगे तो वो कोई उतना फर्क करने वाला नहीं है। अगर x और y होल अगर उसके रिलेशन ट्रू है, तो अगर हम दोनों की तरफ अगर कॉमन चीज़ को डालेंगे, जैसे कि हम लोग यहाँ पे z को डालें, अगर हम लोग उसको डालेंगे तो भी वो ट्रू रिलेशन होल्ड करेगा। ट्रांजिटिविटी ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का ही है। अगर x y का रिलेशन ट्रू है और y z का रिलेशन ट्रू है, तो अगर एग्जिस्ट करता है तो x और z भी एग्जिस्ट करेगा। अगर वो नहीं है तो भी वो एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि वो डायरेक्टली इससे वो लिंक कर रहा है थ्रू y। वो डायरेक्टली x और z को भी हम लोग ट्रू रिलेशन होल्ड करेगा। डिकम्पोजिशन और स्प्लिटिंग, अगर x और y z अगर एग्जिस्ट करता है तो हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। x y पे भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कर देंगे, और x z को भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मतलब y और z को हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा रिलेशन है जहाँ पे LHS में अगर 2 एट्रीब्यूट है और यहाँ पे एक एट्रीब्यूट है राइट हैंड साइड में, तो हम लोग उसको ऐसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते कि x z है या y z है, क्योंकि हो सकता है कि ये ट्रू रिलेशन होल्ड नहीं करेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि ये ट्रू रिलेशन होल्ड करेगा। लेकिन अगर x y z है, अगर x इम्प्लाइज y z है, तो x y और x z हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और वो ट्रू रिलेशन होल्ड करेगा वो। अब मैं जो वो नॉन ट्रिवियल सेमी नॉन ट्रिवियल की जो बात कर रहा था, हम लोग उसको स्प्लिट कर सकते हैं हम लोग। जैसे कि ए बी बी सी है, तो ए बी बी कर सकते हैं जो कि ट्रिवियल हो जाएगा, और ए बी सी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं जो कि नॉन ट्रिवियल होगा। इसलिए हम लोग जो रहता है सेमी नॉन ट्रिवियल को उतना हम लोग नहीं देखते, क्योंकि वो एट द एंड वो ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल बन जाता है वो। अब और 3 और प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि यूनियन होता है एक्स वाई और वाई जेड। जैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट में देखे थे कि 2 चीज़ को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो उसका ये अपोजिट है, जिसमें एक्स वाई और वाई जेड अगर अलग अलग है तो इसको हम लोग यूनियन भी कर सकते हैं एक्स वाई जेड में, जो कि वो भी ट्रू वैल्यू रिलेशन होल्ड करेगा। कंपोजिशन, अगर एक्स वाई है और उस रिलेशन में अगर पी क्यू भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो एक्स पी और वाई क्यू भी एग्जिस्ट, वो भी होल्ड ट्रू करेगा रिलेशन, वो भी ट्रू रिलेशन होल्ड करेगा। अब स्यूडो ट्रांजिटिविटी, अगर एक्स वाई है और वाई डब्ल्यू जेड है, तो ये, और अगर एग्जिस्ट करता है तो एक्स डब्ल्यू वाई जेड भी होल्ड करेगा, ट्रू वैल्यू होल्ड करेगा। क्योंकि y को डिफाइन कर रहा है x, तो y की जगह x y की जगह x आ सकता है, और जो कि आया भी है यहाँ पे। हम लोग एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे हम लोग को 4 एट्रीब्यूट दिए हुए हैं, नहीं 5 एट्रीब्यूट दिए हुए हैं, और इसका FD रिलेशन हम लोग को ये दे दिए हैं, और हम लोग को ये बताना है कि विच ऑफ देम इज नॉट इम्प्लाइड बाय अबोव सेट, यानी कि इनमें से ये फाइंड करना है कि कौन सा ऐसा रिलेशन है जो कि ट्रू वैल्यू होल्ड नहीं कर रहा है। तो हम लोग जो हम लोग प्रॉपर्टीज देखें उस हिसाब से अगर हम लोग सॉल्व करके देखें, तो हम लोग अगर देखेंगे CD और AC, अब यहाँ पे हम लोग कॉमन क्या चीज़ देख रहे हैं, अगर हम लोग कोई कॉमन अगर चीज़ देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग कॉमन देख रहे हैं D और A। D और A हम लोग अगर देखें तो यहाँ पे अगर DA
यहाँ पे है तो ई और ए हो रहा है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे फिर अगर इसको हम लोग हटा दें तो ये बनता है डी और ए। डी और ए बनता है। और अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ए और सी है, ए बी को डिनोट कर रहा है, ए सी को कर रहा है, सी डी ई को कर रहा है, बी और डी कर रहा है, और ई और ए को कर रहा है। ठीक है। हाँ, ये इससे तो सॉल्व नहीं होगा। हाँ, यहाँ पे देखो, ये जो सी डी है, सी डी डिनोट कर रहा है ई को, और ई इम्प्लाइज होता है ए को, और ए इम्प्लाइज करता है सी को। और अगर हम लोग ट्रांजिटिविटी को अगर हम लोग फॉलो करें तो सी डी इज इक्वल टू ए भी हो सकता है, और अगर हम लोग सी को ऐड कर देंगे यहाँ पे तो दो ये तो कॉमन हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग अगर हम लोग फर्दर करेंगे तो ये बन जाएगा डी ए, जो कि ट्रू वैल्यू रिलेशन होल्ड कर रहा है यहाँ पे। तो ये ऑप्शन तो नहीं आने वाला। बी डी और सी डी को देखते हैं। यहाँ पे बी डी और सी डी, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कॉमन, यहाँ पे कॉमन जो है वो है डी है। अब हम लोग यहाँ से बी और सी को देखते हैं कि कहीं से क्या बी और सी ऐसा सॉल्व हो सकता है क्या। कहीं ऐसा हमारे रिलेशन में तो ऐसा कोई ऐसा दिख नहीं रहा है जो बी और मतलब बी इम्प्लाइज या इनडायरेक्टली डी को, क्योंकि बी सिर्फ डी को इम्प्लाइज करता है, लेकिन कहीं पे ऐसा है नहीं जो सी डिफाइन हो रहा है डी से। ऐसा कहीं ऐसा हमारे रिलेशन में नहीं दिख रहा और हम लोग ऐसा बना भी नहीं पा रहे। तो ये जो है वो इम्प्लाई तो नहीं कर रहा है। तो हाँ, हो सकता है कि हमारा आंसर शायद बी हो। आगे हम लोग और देख लेते हैं। ये है यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, बी सी, एक सेकेंड, ये है बी सी और सी डी। इन दोनों के बीच में कॉमन एट्रीब्यूट क्या है? सी। इसको अगर हम लोग रिमूव करके अगर बी और डी अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी जो हमारे पास एफ डी है वो इसको इम्प्लाई कर रहा है, तो ये तो ट्रू वैल्यू होल्ड कर रहे हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे भी अगर हम लोग ए और सी को देखेंगे तो इसमें कॉमन क्या है? सी है। और अगर हम लोग इसको रिमूव करेंगे तो क्या बनेगा? ए बी बनेगा, और ए बी ऑलरेडी हमारे पास दिया हुआ है। तो ये ए सी डी ये तो ट्रू वैल्यू होल्ड कर रहे हैं, तो इसका जो आंसर है वो बी आएगा। हम लोग चेक भी कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग चेक करके एक बार देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। एक सेकंड, डिस्कार्ड। इसका हम लोग आंसर था बी। तो देखते हैं कि इसका आंसर बी आता है कि क्या ऑप्शन आता है। ये वैसे मैंने गेट और फ्लो से मैंने इसका आंसर निकाला है। गेट और फ्लो से मैंने इसका वैसे क्वेश्चन निकाला हुआ है जो कि 2005 गेट आईटी का था। इसका आंसर बी है। इसने थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व किया है, लेकिन ये अलग अलग तरीके से भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन मैंने इसको प्रॉपर्टीज़ के थ्रू किया, लेकिन इसका आंसर आया बी, जो कि हम लोगों ने कैलकुलेट करके इसको निकाला है, वो भी उसका आंसर बी था। हाँ, ये जो सॉल्यूशन है ये मैंने और अलग तरीके से इसको सॉल्व किया हुआ है। ये इसको हम लोग प्रॉपर्टीज़ के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम लोग और अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं, ये क्वेश्चन है। एक सेकेंड, नहीं, हाँ ये है, यहाँ से ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है? ये है 2000 का क्वेश्चन है, गेट सीएससी का। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एफ डी इसमें क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि हमको ये टेबल दिया गया है और ये पूछ रहे हैं कि कौन सा एफ डी है जो सेटिस्फाई कर रहा है इंस्टेंस को। तो हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि कौन सा वैल्यू ट्रू होल्ड करता है। तो एक्स वाई जेड को हम लोग देखते हैं। एक्स वाई 1 4 2 को होल्ड कर रहा है, 1 5
3 को कर रहा है, 16 3 को कर रहा है और 32 2 को कर रहा है। यहाँ पे बोल तो सकते हैं कि हाँ ठीक है, ये तो वैल्यू होल्ड ट्रू कर रहा है, लेकिन अब क्या z और y को होल्ड ट्रू कर रहा है? z में देखते हैं कि 2 और 4 को कर रहा है, 3 5 को कर रहा है, 3 6 को कर रहा है। देखो 3 5 को कर रहा है, 3 6 को कर रहा है। यहाँ पे x की वैल्यू सेम है बट y की वैल्यू सेम नहीं है, तो ये होल्ड ट्रू नहीं कर रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं रहेगा। y z x को कर रहा है, y z को कर रहा है। पहले हम लोग y z को देख लेते हैं। 4 2 को कर रहा है, 5 3 को कर रहा है, 6 3 को कर रहा है, 2 2 को कर रहा है। ये तो होल्ड वैल्यू ट्रू कर रहा है। अब अगर हम लोग y z को अगर देखें 4 2 1 5 3 1 6 3 1 2 2 3, तो ये तो लग रहा है कि हाँ ये ऑप्शन हो सकता है कि शायद ये सही है, क्योंकि दोनों की वैल्यू ट्रू होल्ड कर रहा है। अब यहाँ पे x और z को देखते हैं। 1 का वैल्यू 2 है, 1 का वैल्यू 3 है, 1 का वैल्यू 3 है। यहाँ पे 2 की वैल्यू तो सेम है बट 1 की वैल्यू गलत हो गया, यानी अगर 1 कॉमन है तो यहाँ पे 3 भी कॉमन होना चाहिए था, बट यहाँ पे 2 आया है, तो ये होल्ड वैल्यू ट्रू नहीं कर रहा है। वैसे ही y z की वैल्यू तो ट्रू कर रहा है, लेकिन x इम्प्लाइज z होल्ड ट्रू वैल्यू नहीं कर रहा है, ट्रू वैल्यू होल्ड नहीं करता है। अब y और z, अगर y और z का अगर हम लोग देखें तो 4 की वैल्यू 1 डिनोट कर रहा है, 5 1 को कर रहा है, 6 1 को कर रहा है, 2 3 को कर रहा है, तो ये तो होल्ड ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू होल्ड कर रहा है। अब अगर हम लोग x और z को देखें 1 2 4 1 3 5 1 3 6, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्रू वैल्यू होल्ड नहीं कर रहा है, ये भी ट्रू वैल्यू होल्ड नहीं कर रहा, ये भी ट्रू वैल्यू होल्ड नहीं कर रहा, तो हमारा जो आंसर है वो बी आया है। तो उसको हम लोग एक बार चेक भी कर लेते हैं एक बार। देखो ये 2000 का क्वेश्चन है गेट सीएससी का, और इसका जो आंसर है वो बी है, यानी हम लोगों ने सही सॉल्व किया। तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में मैं बात करूंगा की कॉन्सेप्ट के बारे में, जो अलग अलग कीज जो होते हैं हमारे रिलेशन टेबल में वो किस तरीके से एफडीज को इफेक्ट करते हैं, और उनके और एफडी का क्या रोल होता है इन कीज पे, हम उस पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।